नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 17 की, जिसके अंतर्गत आपको जानने के लिए मिलेगा कंप्लीट सैयद वंश के बारे में। अगर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे कमज़ोर जो वंश है इन्हीं सैयदों का होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शासक हैं, चाहे हम लोग बात करें खिजर खां का, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, इसमें कोई इतना योग्य नहीं होता है जो कि बाकी के अपने परवर्ती शासकों की तरह अपनी योग्यता के दम पे अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीतियों को आगे चला पाए या फिर अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के दम पे पूरी तरीके से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पे कंट्रोल कर पाए। तो कुल मिला के इस सैयद वंश को इसीलिए इतिहासकारों के द्वारा बेहद ही कमज़ोर वंश की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन कुछ यहाँ पे प्रश्न बन जाते हैं इन शासकों से संबंधित, कुछ उपाधियों को लेके या फिर इनके कुछ निर्माण कार्यों की वजह से। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बारी बारी से। ठीक है, बहुत लंबा क्लास नहीं होगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पे फैक्ट और कंसेप्ट के साथ क्लियर करा दिया जाता है। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अब यही है दिल्ली सल्तनत का, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सैयद वंश। ठीक है, सबसे अधिक जो लंबा टाइम पीरियड है तुगलकों का, सबसे छोटा टाइम पीरियड है खिलजियों का, और इतिहास में सबसे आप दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रख सकते हैं कि कमज़ोर शासकों के रूप में यही है सैयद वंश। अगर सैयद का मतलब क्या यहाँ पे बात किया जाए तो देख पा रहे हैं यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद का वंशज इनको माना जाता है, लेकिन नाम के अनुसार तो इनकी सूट उतना नहीं करता है, लेकिन फिर भी सैयद का मतलब है पैगंबर मोहम्मद का वंशज। टाइम पीरियड देखेंगे तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक, महज 37 वर्षों तक इनका जो कार्यकाल होता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत होता है। यही एरिया है, आप देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि देखिए यहाँ पे लास्ट में जब तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ था तो उसके बाद से और ये एरिया बिल्कुल यहाँ पे सीमित हो गया है। सारे जो क्षेत्र, इधर राजपूतों की बात करें, इधर मालवा हो गया, इधर बिहार उत्तर प्रदेश की तरफ सारे के सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पे स्वतंत्र हो चुके हैं। इसीलिए कहावत भी है सैयदों के बारे में कि इनकी जो साम्राज्य या फिर इनका जो क्षेत्र हुआ करता था बिल्कुल दिल्ली से पालम तक, पालम मतलब साउथ दिल्ली वर्तमान में जिसको बोला जाता है। 4 इसमें शासक हुए, जैसे कि 4 शासकों ने 37 वर्षों तक शासन किया। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे खिजर खां, 1414 से लेकर 1421 तक। इसी ने तैमूर लंग को माना जाता है कि आमंत्रित किया हुआ था, जिसकी वजह से भारत पे आक्रमण हुआ। नंबर 2 है यहाँ पे खिजर खां का ही पुत्र होगा मुबारक शाह, ध्यान रखिएगा मुबारक शाह। इसकी यहाँ पे षड्यंत्र के द्वारा यहाँ पे हत्या करवा दी जाएगी जब एक नगर बसा रहा होगा यमुना के किनारे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे मोहम्मद शाह, मुबारक शाह का ही यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका भतीजा के रूप में मौजूद है मोहम्मद शाह। और इस मोहम्मद शाह का जो पुत्र है अंतिम, देख पा रहे हैं दिल्ली या फिर सैयद वंश का जो अंतिम जो शासक हैं यही अलाउद्दीन आलम शाह। अगर यहाँ पे योग्यता के दम पे देखा जाए तो जितना नीचे आएंगे उतनी ही इस सब की योग्यता कम होते जाएगी। एक ही ऐसा योग्य शासक है, इसमें थोड़ा बहुत इतिहासकारों के द्वारा मुबारक शाह को भाव दिया जाता है, अर्थात इसने कुछ अच्छा काम किया। अलाउद्दीन आलम शाह तक आते आते सब बिल्कुल ही लोल टाइप का हो गया है, अर्थात अब यहीं से आप देखेंगे तो ये बेचारा चला जाएगा, बदायूनी भाग के चला जाएगा और पूरे के पूरे दिल्ली जो है बहलोल लोदी के कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर एक अगला जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो वंश प्रारंभ हो जाएगा वो हो जाएगा लोदी वंश। चलिए पहले देख लेते हैं इन चारों को यहाँ पे क्या क्या हुआ है इनके साथ। पहला है नंबर 1 है यहाँ पे खिजर खां, टाइम पीरियड है 1414 से लेकर 1421 तक। अब देखिए इसके जो पिता जो हुआ करता था, मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक के समय, तो यही था। उसके पिता का नाम था मलिक सुलेमान करके यहाँ पे नाम है। फिरोज शाह तुगलक ने ही खिजर खां को मुल्तान की जागीर यहाँ पे दी थी। चूँकि जब इसके पिता की जब मृत्यु हो जाएगी यहाँ पे मलिक सुलेमान की, तो फिर इसके पुत्र को यहाँ पे, ठीक है, मुल्तान की यहाँ पे जागीर यहाँ पे दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि याद होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने भी पूरी तरीके से जागीरदारी व्यवस्था को, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सामंतवादी जो व्यवस्था जो चल रही थी, अमीरी व्यवस्था चल रही थी, उसको उसने वंशानुगत बनाया हुआ था। तो उसके आधार पे जब मलिक सुलेमान जब मर गया तो उसके पुत्र को ही मिलेगा, अर्थात खिजर खां को यहाँ पे मिलेगा। अब जब महमूद शाह जब तुगलक था, याद करिए अंतिम जो तुगलक जो शासक हुआ करता था महमूद शाह तुगलक, तो ये पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। और देखिए यहाँ पे
समझना आपको कि फिरोज शाह तुगलक से लेके महमूद शाह तुगलक तक लगभग 5-6 शासक आया राम गया राम की तरह गए। तो बहुत इसको ठीक है समस्या हो रहा था सत्ता परिवर्तन से। ठीक है, इसको भी लग रहा था कि भाई कोई मजबूत शक्ति दिल्ली में है नहीं, तो अगर इसका कुछ लाभ अगर मिले तो हमें उठाना चाहिए। कुछ इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि कुछ अमीरों के द्वारा इसको पंजाब के सूबेदारी से यहाँ पे निर्वासित कर दिया गया था, इसीलिए इसने बदला लेने का ठान लिया। खैर, कारण जो भी हो, सत्ता परिवर्तन से लाभ लेना चाहता था। और इसी क्रम में देखेंगे तो जनवरी 1398 में तैमूर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करेगा। और जब तैमूर आक्रमण करेगा तो आपको पता है कि पूरी तरीके से दिल्ली को 15 दिनों तक नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और जाते जाते खिजर खां को पंजाब हो गया, मुल्तान हो गया, दीपालपुर हो गया, अगर इसकी भौगोलिक लोकेशन को देखेंगे तो यहाँ दिल्ली से लेकर उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों तक का ये जो इलाका है, यहाँ का इसको सूबेदार बना दिया जाएगा। और फाइनली 28 मई 1414 में ये दिल्ली सल्तनत का शासक भी बनता है। लेकिन एक समस्या थी कि इसको नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर देना था यहाँ पे, क्योंकि ईरान का शाह हुआ करता था तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख। तो अब यहाँ पे इसको नियमित कर देने का मतलब है कि ये शासक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि अगर ये किसी को कर दे रहा है तो स्वायत्त कैसे हो सकता है। सोचिए, इसकी पूर्णतः जो सोवरेनिटी यहाँ पे नहीं थी। इसीलिए इसने सुल्तान की उपाधि यहाँ पे धारण नहीं की, बल्कि रैयत आला, समझ रहे हैं ना, रैयत आला माने किसी के अधीन। जैसे कि आपको एक मैं वाक्य सुना रहा हूँ, जैसे कि अंग्रेजों ने जब अपनी भू राजस्व नीति को लगाया तो खासकर दक्षिण भारत में देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लगाया था। मतलब किसान लोग समझ ही नहीं पा रहा था कि हमारा असली शोषणकर्ता कौन है। वो लोग बस यही रहता था कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ रैयतों के यहाँ पे हमें अधीन रहना है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे समझ सकते हैं तो रैयत आला माने किसी के अधीन रहने वाला ये शासक था। राजधानी में कई शक्तियाँ उस समय देखा जाए दिल्ली सल्तनत के आसपास तो आपस में संघर्ष कर रही थी, जैसे कि दोआब हो गया, गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, सभी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। देखिए इटावा है, इसके अलावा कटिहार, कन्नौज, जौनपुर, मालवा, ठीक है, ऐसे सारे जो क्षेत्र थे उस समय ये बिल्कुल अपने आप को सेपरेट कर रहे थे, स्वतंत्र कर रहे थे। क्योंकि आपको एक तो पैटर्न अभी तक क्लियर हो ही गया होगा कि जैसे दिल्ली सल्तनत में दिल्ली का जो कोई कमज़ोर शासक बैठता है तो फिर उसकी अयोग्यता से लाभ उठा के अगल बगल वाले जितने भी क्षेत्रीय शक्तियाँ हो गई अपने आप को सेपरेट करने में लग जाएगी। अब यही है, इसका जो शासनकाल था बहुत ही ठीक है क्षेत्रीय राजवंशों की चुनौतियों से भरा हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि तैमूर लंग का जो पुत्र था शाहरुख, वो इसको सैन्य सहायता भी देता था। इसीलिए इसको राजस्व वसूलने के लिए प्रतिवर्ष सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता। अब सोचिए, कोई ऐसा शासक जो तलवार के दम पे, माने उतना उसका इतना भी रिस्पेक्ट नहीं है, इतना भी डर नहीं है, इतना भी खौफ नहीं है, जो कि उसको रेगुलर यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो सके, उसको ज़बरदस्ती जाके छीनना पड़ रहा है। अब इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सिक्कों पर इसने तुगलक शासकों के नाम लिखवाया। आगे चल के इसने कुछ नया सिक्का भी चलाया और उसमें तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा का भी इसने नाम लिखवाया। इटावा में भी विद्रोह को दबाने के पश्चात माना जाता है कि बेचारा बीमार पड़ गया और इसकी मृत्यु 1421 में यहाँ पे हो गई। दिल्ली में ही इसकी मृत्यु हो गई। अब एक अध्याय यहाँ पे ख़त्म हो जाता है खिजर खां का। अब अगला जो शासक आएगा, ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, इसके मृत्यु पर फरिश्ता लिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा इसको एक इतिहासकार के रूप में माना जाता है कि उसके शासनकाल में जनता प्रसन्न और संतुष्ट थी। इस कारण युवा और वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने उसकी मृत्यु पर काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। तो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिया था यहाँ पे, या फिर पूछ सकता है कि काले वस्त्र कब पहना हुआ था, किस शासक की मृत्यु के पश्चात। उस शासक का नाम है यहाँ पे खिजर खां। तो खिजर खां का मामला यही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे उसका पुत्र मुबारक शाह। इसका टाइम पीरियड देख रहे अच्छा खासा है, 1421 से लेके 1434 तक। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि खिजर खां ने अपना उत्तराधिकारी बिल्कुल यहाँ पे नियुक्त कर दिया था कि मेरे बाद यही मेरा उत्तराधिकारी मेरा पुत्र होगा, अर्थात मुबारक शाह। इसको न, ठीक है, मैंने इसमें खासियत थी थोड़ा बहुत, ये योग्यतम शासकों की कैटेगरी में रखा जाता है कि ये किसी के अंडर कंट्रोल में रहना नहीं चाहता था। और मध्य एशिया में अगर समरकंद की तरफ देखा जाए तो तैमूर लंग की चूँकि मृत्यु हो चुकी थी, उसका जो पुत्र जो शाहरुख था वो भी इतना योग्य नहीं था कि अपने सैनिक अभियानों के माध्यम से अगर कोई उसका क्षेत्र अलग हो रहा है तो उसको पुनः, ठीक है, तैमूर लंग की तरह उसको डरा धमका के अपने अंडर कंट्रोल में कर सके।
इसीलिए ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया, सोवरिन हो गया। देखिए स्वयं को सुल्तान इसने घोषित कर लिया, शाह की उपाधि इसने ग्रहण किया, रैयत आला की उपाधि को पूरी तरीके से त्याग दिया। अपने नाम किसने सिक्के भी चलवाया, खुतबा भी पढ़वाया, और ऐसा वही शासक कर सकता था जो पूरी तरीके से सोबरन हो, हमने समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। और अपने सिक्कों पे देखिए एक, ठीक है, उत्कीर्ण करवाएगा मुइस उद, ठीक है, उद्दीन मुबारक शाह उत्कीर्ण करवाएगा, और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाएगा। अर्थात अल्लाह और पैगंबर के बाद से अगर इस पृथ्वी लोक पे कोई है तो तीसरा सर्वश्रेष्ठ शासक ही होगा। देखिए विदेशी स्वामित्व का इसने अंत कर लिया। अब समझ में आ ही गया होगा आपको, ईरान के जो शाह था, जो शाहरुख था, उसको कर देना इसने बंद कर दिया। विद्रोहों का दमन और राजस्व वसूली के लिए ये भी नियमित सैनिक, मतलब यात्राएं करते रहा, सैनिक अभियान अपना करते रहा। उसी से इनका जो राजकोष या फिर राजकोष में यहाँ पे समृद्धि आती थी। देख पा रहे भटिंडा एवं दोआब में यहाँ पे विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। एक बहुत बड़ा एरिया देखिए, भटिंडा पंजाब की तरफ हो जाएगा, दोआब, इन सारे ही क्षेत्रों से इसने रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट भी किया। लेकिन खोखर जाति, ये दिल्ली सल्तनत के नाक में दम करने वाली ऐसी जाति है खोखर जाति। इसके नेता जसरथ द्वारा जब विद्रोह किया गया, ठीक है, तो बेचारा यह असफल रह गया। खोखरों ने, ठीक है, जितने भी दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं बहुत ही अधिक देखिए परेशान किया। चाहे अब शुरू से खोखरों का इतिहास उठा के आप देख लें। इसके समय माना गया कि सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत बढ़ गई और अपने राज्य की सीमाओं को इसने सुरक्षित करने का प्रयास किया। सैयद वंश के सुल्तानों में अगर देखा जाए तो योग्यतम सुल्तान के रूप में इतिहासकारों के द्वारा इसको रखा जाता है। विख्यात इतिहासकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद रखिएगा, वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, सरहिंदी भी अगर नाम याद रखेंगे तो काम चलेगा। इसको इसने राजश्रय दिया, और जब राजश्रय दिया तो इतना बड़ा विद्वान था तो कुछ न कुछ लिख के जरूर जाएगा। और इसने लिखा तारीख है मुबारक शाही, तारीख है मुबारक शाही। इसी सोर्स को, ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा उपयोग किया जाता है सैयद वंश की जानकारी के बारे में, ठीक है, अध्ययन करने के लिए। तो सरहिंदी के द्वारा लिखा गया बुक तारीख है मुबारक शाही, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि मुबारक शाह का काल अशांति एवं विद्रोह का काल था, इसीलिए उसका पूर्ण समय विद्रोहों को दबाने में ही यहाँ पे व्यतीत हो गया। कोई ठीक है ऐसा कार्य करने का इसका मौका नहीं मिला। पहली बार दिल्ली सल्तनत में इससे भी जानकारी मिलती है कि 2 अमीरों का उल्लेख मिलता है। अमीर एक कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से, ओहदा के दृष्टिकोण से काफ़ी उच्च पद हुआ करता था, जो जनरली जो भी मुस्लिम लोग थे, ठीक है, उनको यहाँ पे दिया गया था। तो इस समय देखिए हिंदुओं को भी रखा गया था। और पूरी तरीके से सैयद वंश को देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा वंश है जो पूरी तरीके से, ध्यान रखिएगा, एक सिया वंश है। क्योंकि अभी तक अब आप लोगों ने देखा था, गुलाम वंश की बात कर ले, खिलजो की बात करें, तुगलक की बात कर ले, वो सब सुन्नी कैटेगरी में यहाँ पे, ठीक है, रखे जाते थे। लेकिन ये जो है सैयद वंश, ये सिया, ध्यान रखिएगा, सिया मुसलमान यहाँ पे जो भी शासक है, जो भी हम लोग देख रहे हैं। 1434 में इसने एक नगर की स्थापना किया यमुना नदी के किनारे, मुबारकाबाद। काफ़ी फेमस नगर है, ध्यान रखिएगा, मुबारकाबाद। ऐसा माना जाता है कि मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था जब, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का जब साइट में जब काम चल रहा था, तभी उसका जो वजीर था, मतलब धोखे से, देख पा रहे, षड्यंत्र के द्वारा सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र के द्वारा 19 फरवरी 1434 को इसकी हत्या कर दी। अब इससे आप समझ सकते हैं उसके, ठीक है, अपनों ने ही भाई उसके पीठ में खंजर झोंक दिया, मतलब घोंप दिया। अब उसके बाद से नेक्स्ट शासक आएगा यहाँ पे मुबारक शाह, ध्यान रखिएगा, 1434 से लेकर 1445 तक। कारण क्या था, तो देखिए मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था, अर्थात ठीक है, हो सकता है कि संतान विहीन हो। उसका, ठीक है, भाई था, ध्यान रखिएगा, फरीद खान, अर्थात मोहम्मद शाह नहीं, ठीक है, मुबारक शाह का भाई फरीद खान था। और उस फरीद खान का जो लड़का हुआ यही था मोहम्मद शाह। तो रिश्ता में तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, चाचा भतीजा ही लगेगा। तो यही दिल्ली का सुल्तान बनेगा 19 फरवरी 1434 को, ठीक है। मैं डेट सारा याद नहीं करना, आपको बार बार बोलता हूँ, मैं एक फ्लो बनाने के लिए मैं डेट को लिखता हूँ, ताकि आपको लगना चाहिए कि बीच में कोई गैप नहीं हो रहा है, एक मानसिक तनाव आपको नहीं झेलना है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसको आपको स्किप करना है डेट को। वजीर का पद देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि देखिए वजीर का पद जब मोहम्मद शाह राजगद्दी पे बैठा तो वजीर का पद सरवर उल मुल्क को ही दिया। ऐसा माना गया कि अगर वजीर उसने बनाया हुआ है मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क को, तो हो सकता है कि
मोहम्मद शाह की हत्या में मतलब हो सकता है कि उसका भतीजा जरूर शामिल होगा, अर्थात मोहम्मद शाह को भी इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि शामिल, ठीक है, होगा ही होगा। इसीलिए तो देखिए सरवर उल मुल्क को उसने वजीर का पद दे दिया। अब यही है कि शासन पर देखिए पूर्ण जो नियंत्रण है, माना जाता है कि 6 महीनों तक दिल्ली सल्तनत के शासन पे पूर्ण जो नियंत्रण था इसी वजूर सर उल मुल्क का था। इसने जो भी विद्रोही था, अपने विद्रोही कह सकते हैं, अपने विरोधी कह सकते हैं, अमीरों की इसने हत्या करना शुरू कर दिया। और जब मोहम्मद शाह को लगा कि भाई अब शक्ति का विकेंद्रीकरण बहुत अधिक हो रहा है, हम पे मैंने होता है ना कि अनियमित रूप से अगर दबाव बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। सुल्तान जो था अर्थात मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क की यहाँ पे हत्या करवा दी। अब यहाँ पे इसके जगह नया वजीर आएगा, ध्यान रखिएगा, कमाल अल मुल्क करके एक नया वजीर आएगा जो इसका बिल्कुल ही एक विश्वास पात्र वजीर होगा। इसी के समय ध्यान रखिएगा मालवा के शासक, बहुत फेमस नाम है महमूद खिलजी ने, चूँकि आपको ध्यान होगा कि ये जो दक्कन का जो क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, देखेंगे तो तुगलक वंश के समय से ही, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही धीरे धीरे काफ़ी जो मुस्लिम जो, ठीक है, शासक के रूप में, क्षेत्रीय शासक के रूप में ये भी भारतीय शासकों की तरह शासन करने लग गए थे। इनकी भी नज़र होती थी कि भाई हम भी दिल्ली का शासक बन जाए। उसी में से एक था महमूद खिलजी। इसने भी आक्रमण किया, किंतु सरहिंद के अफगान शासक, ठीक है, सरहिंद वाला वर्तमान में वही जो वर्तमान में जो आप कह सकते हैं पंजाब का जो एरिया है, वही का एक अफगान शासक, मैंने सरहिंद समझ रहे हैं ना, मैंने अफगान शासक यहाँ पे कहा जा रहा है। जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान वाला जो पंजाब के एरिया पर सब वो, ठीक है, मिला हुआ करता था। तो अफगान शासक बहलोल लोधी ने इसको सैन्य सहायता दिया। इसकी सैन्य सहायता की वजह से बेचारा महमूद खिलजी को मुंह की खानी पड़ी। और ऐसा माना जाता है कि बाद में बहलोल लोधी के बीच, बाद में महमूद खिलजी के बीच, ठीक है, और दिल्ली के शासक के बीच, दोनों के बीच दोस्ती हो गई। लेकिन अब यहाँ पे सपोर्ट किया था बहलोल लोधी ने। अगर अपनी सैनिक सहायता नहीं दिया होता तो महमूद खिलजी क्या पता दिल्ली के सुल्तान को यहाँ पे जरूर हरा देता। अब इसी से खुश होकर देखिए बहलोल लोधी का इसने सम्मान किया दिल्ली के सुल्तान ने, और उसे अपना पुत्र कहा और उसे एक उपाधि दी, खाने खाना की उपाधि दिया। पूछ लेगा खाने खाना की उपाधि किसको दिया गया, तो बहलोल लोधी को यहाँ पे खाने खाना की उपाधि दिया गया। ठीक है, आगे चल के जब उसको लग जाएगा बहलोल लोधी को भी कि भाई बिल्कुल ही दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा शासक नहीं है, देखो मैंने अपने ही लोगों से बचाने के लिए हमको अफगानिस्तान से आने पड़ा, तो ये भी अटैक करने की कोशिश करेगा। बहलोल लोधी ने भी दिल्ली पर आक्रमण किया। सोचिए, जिसने अपना उसको, ठीक है, बेटा माना, खाने खाना की उपाधि दिया, बाद में वही बहलोल लोधी दिल्ली पे अटैक करेगा। लेकिन ठीक है, इतनी बड़ा कोई तुर्रम खान नहीं है बहलोल लोधी, ठीक है, बकलोल लोधी भी इसको बोला जाता है, ठीक है, परंतु वह असफल रहा। अंतिम समय में हुए विद्रोह को दबाने में मोहम्मद शाह यहाँ पे असमर्थ यहाँ पे हो गया और अधिकांश राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, बिल्कुल एक सीमित एरिया में, ठीक है, पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का एरिया बच जाएगा। फिर फाइनली इसकी मृत्यु हो जाएगी 1445 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहीं से माना जाता है कि सैयद जो वंश है धीरे धीरे अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया। तेजी से अब यहाँ से सैयद वंश का डिक्लाइन होगा। अब यहाँ पे अंतिम जो शासक हैं अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451 तक, ठीक है, मरेगा तो बहुत बाद में मरेगा, लेकिन चूंकि 1445 से लेकर 1451 तक ही ये दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा रहेगा। उसके बाद से बदायूं चला जाएगा, बदायूं जाकर अपना मस्त भोग विलास वाला लाइफ जिएगा और दिल्ली सल्तनत को, ठीक है, फिर ही छोड़ देगा और फिर वहाँ पे बहलोल लोधी के द्वारा पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो देख पा रहे हैं सबसे अयोग्य शासकों में से एक ये भी एक अलाउद्दीन आलम शाह है। दिल्ली सल्तनत की अगर बात किया जाए इसके समय में, तो दिल्ली शहर और कुछ आसपास के गांव तक ही इसका क्षेत्र सीमित था। बिल्कुल मतलब समझ रख रहे हैं, मैंने वर्तमान में जो दिल्ली है इतना ही बड़ा जो एरिया था इस अलाउद्दीन आलम शाह के समय था। एक कहावत भी बड़ा फेमस था उस समय, देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक है। यहाँ पे मैंने हंसी मजाक में होता है ना जो करना कि देखो इतना बड़ा जो दिल्ली जो सल्तनत का जो एम्पायर हुआ करता था, इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ये महज इतना अयोग्य है, देखिए दिल्ली से पालम तक। तो अब इसकी सारा का सारा दोष तो अलाउद्दीन आलम शाह को देना सही नहीं है, क्योंकि एक टूटने की प्रक्रिया होती है। लेकिन इसके समय बहुत ही, समझ रहे हैं ना, छोटे एरिया तक, दिल्ली से पालम तक, सोचिए पालम वो नहीं आपको
उत्तराखंड की तरफ नहीं जाना है। पालम मैंने शुरू में बताया था कि साउथ दिल्ली वाला एरिया को यहाँ पे पालम, ठीक है, बोला जाता है। तो दिल्ली से पालम तक बहलोल लोधी का इस समय अटैक होने लगा। चूंकि पहली बार तो असफल हो चुका था, लेकिन अब दोबारा अपना प्रयासरत जारी रखा हुआ था। ये अलाउद्दीन आलम शाह को योग्य शासक नहीं था, इसीलिए डर के कारण माना जाता है कि इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया दिल्ली से बदायूं में। और बदायूं जब गया तो देखिए उसको इतना अधिक बदायूनी का जो क्षेत्र है उसको मतलब होता है ना रास आ गया कि वहीं पे वो रच बस गया, अपना भोग विलास, मैंने मेरा पेट भर रहा है, जो भी मेरी आवश्यकताएं इच्छाएं पूरी हो रही है, हमें कोई टेंशन नहीं है, कुछ इसी टाइप का शासक है, ठीक है, ये अलाउद्दीन आलम शाह। फिर दिल्ली खाली हो गया, उसके मंत्री हमीद खान ने, याद रखिएगा ये मंत्री किसका है, आलम शाह का मंत्री हमीद खान ने बहलोल लोधी को आमंत्रित किया कि भाई आइए, आपके डर से शासक तो भाग के चला गया है, अब यहाँ पे दिल्ली पर आएगा बहलोल लोधी और दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। और दिल्ली पर जब अधिकार कर लेगा तो किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं कि विरोध नहीं करेगा अलाउद्दीन। और 1451 में आलम शाह ने, देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोल लोधी को दिल्ली का राज्य पूर्णतः यहाँ पे सौंप दिया। स्वेच्छानुसार प्रीलिम्स में देता है कि किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को या फिर, ठीक है, दिल्ली की राजगद्दी को स्वेच्छानुसार सौंप दिया, उसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह को। किसको सौंपा, तो बहलोल लोधी को यहाँ पे सौंप दिया। वहीं पर देखेंगे तो 1476 में बदायूं में बेचारा इसकी भी यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी और यहीं से सैयद वंश का अंत हो गया और लोधी वंश की यहाँ पे नींव पड़ी। कुल मिला के यही देखिए कहानी था, ठीक है, इन सैयदों का। अब इनका मूल्यांकन किया जाए ना तो आप लोग बार बार एक कहावत सुनते होंगे कि इतिहास जीतने वालों को यहाँ पे लिखा जाता है। अर्थात अगर आपने कुछ अपने, ठीक है, बीते हुए कल में कुछ बड़ा जब तक काम नहीं किया है तब तक इतिहास में आपको कोई जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल आम व्यक्तियों की कभी भी इतिहास नहीं लिखा जाता, इतिहास उठा के देख लीजिए। तो अगर इस मूल्यांकन में अगर देखा जाए तो सैयदों के साथ भी कुछ यही हाल है। इन लोगों ने ना तो अपना क्षेत्र का विस्तार किया, जो भी क्षेत्र मिला था उसको छोटा करवा लिया, क्षेत्रीय शक्तियाँ अलग हो गया, कोई ना धन की प्राप्ति हुई, खुद ही सब अपना, ठीक है, सैनिक अभियान कर रहा है रेवेन्यू वसूल करने के लिए, ना ही तुगलकों की तरह आंतरिक प्रशासन को ये सब सुदृढ़ करने का प्रयास किया। जैसे कि अगर देखा जाए, ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के समय भी काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है, सारे वर्गों को उसने खुश करने का प्रयास किया। तो वैसा कुछ भी था ही ना इनका कोई बड़ा कोई अधिक कंस्ट्रक्शन है कि भाई कोई अधिक इन स्थापत्य कला में, ठीक है, शिक्षा साहित्य में कोई बहुत अधिक बल दिया, अपना योगदान दिया। तो फिर किस कारण से वजह से सैयदों के यहाँ पे नाम लिया जाएगा, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही जिससे उसे इतिहास में आदर और सम्मान प्राप्त हो। तो आपको ध्यान रखना होगा, अपने पर्सनल लाइफ में भी इस चीज़ को लागू करना होगा। जब तक आप कुछ बड़ा नहीं करते हैं कोई भी, ठीक है, इतिहास में आपका वजूद नहीं रहेगा, कोई रोल नहीं रहेगा। एक बार आप कुछ बन जाते हैं, कुछ अधिकारी, ठीक है, तो फिर समझिए कि आपका भी कुछ न कुछ यहाँ पे नाम जरूर आएगा, कम से कम, ठीक है, आपके गांव के स्तर पे, आपके समाज के स्तर पे, आपके शहर के स्तर पे जरूर ये चीज़ें होती ही होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था सैयद वंश। कल हम लोग देखेंगे लोधी वंश को। बिल्कुल अब दिल्ली सल्तनत को हम लोग कंप्लीट करने की हम लोग, ठीक है, लास्ट में हम लोग आ चुके हैं। वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।